हे फ्रेंड्स, एसआरजे क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम इससे पहले हिमालयी नदी तंत्र को पढ़ चुके हैं, साथ ही साथ में हिमालय से निकलने वाली तीनों नदियों के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम बात करने वाले हैं भारत के प्रायद्वीपीय नदी तंत्र के बारे में। मतलब भारत के प्रायद्वीपीय भारत में जो नदी का तंत्र है उसे दो भागों में कैसे बांटा गया। एक हमने बांट दिया कि अरब सागर में गिरने वाली नदियां, वहीं दूसरी तरफ रखा गया है कि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। अरब सागर में कौन कौन सी नदियां गिरती हैं उन्हें एक तरफ, और दूसरे तरफ में बंगाल की खाड़ी से गिरने वाली नदियां। देखिए, सबसे बड़ी नदी जो कि भारत से होकर गुजरती है वो सिंधु है। उसके बाद देखते हैं ब्रह्मपुत्र, फिर गंगा। उसके बाद हम बात करते हैं चौथी नदी की, तो गोदावरी, पांचवी कृष्णा और छठी हो जाती है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी की बात की जाए तो नर्मदा नदी जो है वह मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहलाती है। सबसे पहले हम देखेंगे कि अरब सागर में कौन कौन सी नदियां गिरती हैं। तो इसमें जो बड़ी बड़ी नदी है, जो महत्वपूर्ण नदी है, पहले उनके बारे में पढ़ेंगे और जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे उन्हें साथ में लेके चलेंगे। सबसे पहले बात करते हैं नर्मदा नदी की। देखिए, नर्मदा नदी जो है वो मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है, अनूपपुर से। देखिए, मध्य प्रदेश में एक जिला है जिसका नाम है अनूपपुर, और अनूपपुर के अमरकंटक से नर्मदा नदी निकलती है। यहाँ से दो और नदियों का उद्गम होता है। एक नदी होती है सोन नदी और दूसरी होती है जोहिला। एक हो गई जोहिला, दूसरी हो गई सोन और तीसरी होगी नर्मदा। इन तीन नदियों का उद्गम अमरकंटक से होता है। पहाड़ी कौन सी? तो मैकाल पहाड़ी से इस नदी का उद्गम होता है। इसी कारण से नर्मदा नदी को मैकाल सुता भी कहा जाता है। टॉलमी के द्वारा इसे नमोदास कहा गया। बात करते हैं नर्मदा नदी की लंबाई की। तो नर्मदा नदी की कुल लंबाई 1312 किलोमीटर है, और जिसमें से 1077 मतलब 1077 किलोमीटर जो है यह मध्य प्रदेश में बहती है। ये तीन राज्यों में बहती है। पहला हो गया मध्य प्रदेश, दूसरा हो गया गुजरात और तीसरा हो गया महाराष्ट्र। नर्मदा नदी में जो सोन और दूसरी जो है जोहिला, ये तीन नदियां कैसे और कहाँ आकर नर्मदा से मिलती है, नहीं मिलती है। देखिए, अमरकंटक से तीन नदियां निकलती हैं। पहली नदी जो नर्मदा है वो क्योंकि पश्चिम की तरफ बहती है, मतलब ये पश्चिम की तरफ बहती है, पूर्व से पश्चिम की तरफ बहती है और अरब सागर में जाकर आगे गिरती है। साथ ही साथ में यह नदी जो है यह भ्रंश घाटी में बहती है। भ्रंश घाटी का मतलब क्या होता है? देखिए, मान लीजिए एक साइड ये पहाड़ है और दूसरे साइड ये ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, और इन दो ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच में जो गैप बनता है उसे ही भ्रंश घाटी कहा जाता है। और इस भ्रंश घाटी के अंदर नर्मदा और ताप्ती दोनों नदियां बहती हैं। बात करते हैं नर्मदा नदी के बारे में। तो नर्मदा नदी जहां से निकलती है वहां से जिस जोहिला नदी का उद्गम होता है वो सोन की सहायक नदी है। वहीं सोन की बात की जाए तो सोन जो है वो गंगा की सहायक नदी है। इसे आपको कैसे याद रखना है? देखिए, मध्य प्रदेश के अमरकंटक से तीन नदियों का उद्गम पढ़ लिया हमने, नर्मदा, सोन और जोहिला। तो नर्मदा में मुख्य रूप से जो बड़े बांधों की बात की जाए तो एक बना हुआ है इंदिरा सागर बांध, दूसरा है अवंतीबाई बांध, अवंतीबाई परियोजना, और दूसरी है सरदार सरोवर परियोजना। देखिए, सरदार सरोवर जो बांध है वो गुजरात में बना हुआ है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की याद में बना हुआ है। वहीं इंदिरा सागर और अवंतीबाई परियोजना भी नर्मदा नदी पर ही स्थित है। नर्मदा नदी एक भ्रंश घाटी में बहने वाली नदी है। इसके अन्य नामों की बात की जाए तो मैकाल सुता, नर्मदा, नमोदास, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा, और ऐसे बहुत सारे अलग अलग नाम मिलते हैं। नर्मदा नदी की सहायक नदियों की संख्या बहुत सारी है। उनकी कुल संख्या है 41, मतलब नर्मदा की कुल 41 सहायक नदियां हैं जो कि दाएं और बाएं दोनों ओर से नर्मदा में आकर मिलती हैं। जैसे कि दूधी, हथनी, शेरनी, ऐसे जितने भी आपको उटपटांग नाम मिले आप समझ जाइए कि ये सहायक नदी नर्मदा की ही है। ठीक, नर्मदा नदी के बारे में कुल 41 सहायक नदियां हैं। विंध्य और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के बीच में बहती है। देखिए, नर्मदा नदी का जो उद्गम है वो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला से हुआ है। देखिए, कुल सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की बात की जाए तो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला कुछ इस आकार की पर्वत श्रृंखला है। इसे तीन भागों में बांटा गया है, एक ये और एक ये। ये वाला जो भाग है इसे मैकाल पर्वत श्रृंखला कहा जाता है, बीच वाले को महादेव कहा जाता है और लास्ट वाले को राजपीपला की पहाड़ी कहा जाता है। तो नर्मदा का उद्गम जो है वो मैकाल पर्वत श्रृंखला से होता है और नर्मदा इस ओर बहती है। नर्मदा का उद्गम मैकाल से होता है, नर्मदा इस ओर बहती है, मतलब पश्चिम की ओर बहती है और आकर अरब सागर में मिल जाती है। वहीं सोन नदी की बात की जाए तो सोन का भी उद्गम यहीं से होता है, लेकिन वो नर्मदा के उल्टे में बहती है। मैकाल पर्वत, महादेव पर्वत श्रृंखला जो है यहीं पर पचमढ़ी स्थित है। पचमढ़ी का जो धूपगढ़ है वो महादेव पर्वत श्रृंखला पर ही आता है। राजपीपला की पहाड़ी बड़वानी वाला क्षेत्र है मध्य प्रदेश का। मैकाल पर्वत श्रृंखला की
मैकाल पर्वत श्रृंखला में महत्वपूर्ण क्या है, तो बस हमें ये याद रखना है कि इन तीनों नदियों का, सोन, जोहिला और नर्मदा, इन तीनों नदियों का उद्गम जो है वो मैकाल पर्वत श्रृंखला से हुआ है और इसी कारण से नर्मदा को मैकाल सुता भी कहा जाता है। नर्मदा विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के बीच में बहती है। देखिए सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला 3 भागों में बटी हुई पढ़ ली हमने। अब इसके नीचे एक और पर्वत श्रृंखला है जिसे कहा जाता है विंध्याचल पर्वत श्रृंखला, जो कि भांडेर और कैमूर की पहाड़ी में विभाजित है। इन दोनों पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में नर्मदा नदी बहती है, जिस कारण से इसे कहा जाता है कि ये सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के बीच में बहती है और भ्रंश घाटी में बहने वाली नदी है। वहीं पश्चिम की ओर बहती है, पूर्व से पश्चिम की ओर यह नदी बहती है। कुल लंबाई 13-12 किलोमीटर, जिसमें से 10-77 मध्य प्रदेश में बहती है। कुल सहायक नदियां 41 है। नर्मदा को बचाने के लिए कुछ प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं, इनका नाम क्या क्या है, तो पहला जो प्रोजेक्ट है वो है नमामि देवी नर्मदे। नमामि देवी नर्मदे जो है वो एक प्रोजेक्ट है और वही दूसरा है नर्मदा सेवा समिति। यह नर्मदा सेवा समिति क्या है, तो यह भी नर्मदा को बचाने के लिए जो प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। मतलब देखिए नर्मदा जो है उसमें जल की बहुत ज्यादा पर्याप्त मात्रा है, बहुत बड़ी नदी है, बहुत ज्यादा चौड़ी नदी है, परंतु प्रदूषण के कारण ये नदी दूषित होते जा रही है। तो प्रदूषण से बचाने के लिए 2 अभियान चलाए जा रहे हैं, एक है नर्मदा सेवा यात्रा और दूसरी है नमामि देवी नर्मदे। अब बात करते हैं दूसरी नदी की, जो है ताप्ती। देखिए ताप्ती नदी को कहीं कहीं तापी नदी भी कहा जाता है। बैतूल के मुल्ताई से इसका उद्गम होता है। बैतूल जो है उसका जो मुल्ताई क्षेत्र लगता है वहां से ताप्ती नदी का उद्गम होता है और यह भी नर्मदा की तरह ही भ्रंश घाटी में, मतलब 2 पहाड़ों के बीच में जो स्थान होता है जिसे भ्रंश घाटी कहा जाती है, वहां पर बहती है। साबरमती नदी की बात की जाए तो साबरमती नदी जो है वो राजस्थान में बहती है। आपने अभी साबरमती नदी में एक केस भी हुआ था, एक सुसाइड केस था जो कि बहुत ज्यादा फेमस हुआ, तो आपने सुना होगा कि साबरमती नदी जो है वह राजस्थान की मेवाड़ पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। साथ ही साथ में अहमदाबाद नगर जो है वह साबरमती नदी के किनारे है। लूनी नदी की बात करते हैं तो देखिए लूनी नदी जो है वो अरब सागर में नहीं गिरती है। लूनी नदी एक ऐसी नदी है जो कि गुजरात के कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। इसका मतलब यह है कि हमने पढ़ा था, आपको याद होगा कि जब हम हिमालय का विभाजन पढ़ रहे थे उस समय हमने पढ़ा था कि शिवालिक के नीचे एक प्रदेश है जिसे कहा जाता है भाबर प्रदेश। भाबर प्रदेश, और भाबर प्रदेश में बहुत ज्यादा कंकड़ पत्थर वाला एरिया था जिसमें नदियां विलुप्त हो जाती हैं। तो इस प्रकार का आपको समझ सकते हैं कि गुजरात का जो कच्छ का रण है वहां पर, क्योंकि बहुत ही ज्यादा मरुस्थलीकरण वाला क्षेत्र है वो, जहाँ पे बहुत ज्यादा मरुस्थल, रेत, गिट्टी, पत्थर ऐसी चीजें हैं, तो वहां पर नदी आकर विलुप्त हो जाती। कौन सी नदी, तो लूनी नदी। कहाँ से निकलती है, तो राजस्थान अजमेर की अरावली पहाड़ियों से निकलती है और कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। बात करते हैं माही नदी की। माही नदी मध्य प्रदेश की धार जिले के सरदारपुर तहसील की मेहद झील से निकलती है। फिर से, माही नदी मध्य प्रदेश के धार जिले की सरदारपुर तहसील की मेहद झील से निकलती है। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है और अरब सागर में जाकर गिर जाती है। बात की जाए किन पहाड़ियों से निकलती है, तो विंध्य पहाड़ियों से माही नदी निकलती है। कर्क रेखा को ये कैसे 2 बार काटती है, देखिए माही नदी का उद्गम धार में हुआ, धार की सरदारपुर तहसील से हुआ। माही नदी यहाँ से बही और ये ऊपर जाती है। ऊपर जाने के बाद ये थोड़ा ऊपर बहती है और उसके बाद फिर नीचे आके आगे बढ़ जाती है और जब ये ऐसा आकार बनाती है तो कर्क रेखा यहाँ से कटती है। इसका मतलब एक बार ये इस पॉइंट में माही नदी काट रही है और एक बार इस पॉइंट में, अर्थात कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है, तो माही नदी जो है वो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। बात करें शरावती नदी की। शरावती नदी की बात की जाए तो ये कर्नाटक से इसका उद्गम होता है। जिले का नाम है शिमोगा, या इसे कहीं कहीं शिमोंग जिला भी कहा जाता है। ये भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात बनाती है जिसे कहा जाता है गरसोप्पा जलप्रपात, और इसे ही कहीं कहीं हम महात्मा गांधी वाटरफॉल भी कहते हैं। कुल ऊंचाई कितनी है, तो 255 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है। देखिए जब हम क्षेत्र को बांटते हैं तो हम उसे किलोमीटर में लिखते हैं, लेकिन वहीं जब हम ऊंचाई की बात करते हैं तो उसे मीटर में लिखा जाता है। तो गरसोप्पा जलप्रपात कितने ऊपर से नीचे गिरता है, तो गरसोप्पा जलप्रपात मान लीजिए यहाँ से नीचे गिर रहा है तो यहाँ तक की उसकी जो लंबाई है वो होगी 255 मीटर। कौन सी नदी बनाती है, तो शरावती नदी बनाती है। कौन सा जलप्रपात, गरसोप्पा जलप्रपात कहाँ पर स्थित है, तो कर्नाटका में स्थित है।
बात करते हैं अंतिम नदी की, जो कि है पेरियार नदी। देखिए पेरियार नदी जो है वो केरल से इसका उद्गम होता है और केरल की अन्नामलाई पहाड़ी से इसका उद्गम होता है और अरब सागर में आकर गिर जाती है। ये तो बात हो गई महत्वपूर्ण नदियों की, मतलब अरब सागर में गिरने वाली कौन कौन सी महत्वपूर्ण नदी थी। तो ये कुल महत्वपूर्ण नदियों की बात हो जाती है। देखिए सबसे पहली नदी पढ़ ली हमने नर्मदा। नर्मदा के बारे में हमने देख लिया कि कहाँ से उद्गम हुआ, अनूपपुर से उद्गम हुआ। कहाँ पर बहती है, तो पश्चिम की ओर बहती है ये नदी। लंबाई कितनी है, तो 13-12 किलोमीटर। मध्य प्रदेश में बहती है 10-77 किलोमीटर। 3 राज्यों में बहती है, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में। 3 बांध इस नदी पर बने हुए हैं। जलप्रपात कौन कौन से हैं, तो नर्मदा नदी पर दुग्ध धारा जलप्रपात, कपिल धारा जलप्रपात और साथ ही साथ में सहस्त्र धारा जलप्रपात जो है वो नर्मदा नदी पर स्थित है। दूसरी बात करें हमने तापी नदी की या ताप्ती नदी की। ताप्ती नदी बैतूल के मुल्ताई से इसका उद्गम होता है, भ्रंश घाटी में बहती है। माही नदी धार के सरदारपुर तहसील से इसका उद्गम होता है, साथ ही साथ में कर्क रेखा को 2 बार काटती है। शरावती नदी गरसोपा जलप्रपात बनाती है। पेरियार नदी केरल से उद्गम होता है और अन्नामलाई पहाड़ी से इसका उद्गम होता है। बात करेंगे बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों की। देखिए क्योंकि जितनी भी बड़ी महत्वपूर्ण नदियां थी वो हमने कंप्लीट कर ली हैं, जैसे कि गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी। गोदावरी नदी का उद्गम जो है वो होता है त्र्यंबकेश्वर नासिक से। नासिक कहाँ पड़ता है, तो महाराष्ट्र में। गोदावरी नदी का उद्गम महाराष्ट्र के नासिक के त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से होता है। कुल 1465 किलोमीटर इसकी लंबाई है। कुल 1465 इसकी लंबाई है और भारत की बड़ी चौथी नदी में इसका नाम आता है, मतलब भारत की सबसे बड़ी चौथी नदी में इसका नाम आता है। इसके किनारे कौन कौन से शहर बसे हुए हैं, तो नासिक, नागपुर इसके किनारे बसा हुआ है। साथ ही साथ में गोदावरी नदी को ही बूढ़ी गंगा कहा जाता है। बूढ़ी गंगा कहा जाता है। बूढ़ी गंगा किस नदी को कहा जाता है, तो गोदावरी को बूढ़ी गंगा कहा जाता है। कुल 1465 किलोमीटर इसकी लंबाई है। नागपुर और नासिक शहर इसके किनारे बसा हुआ है। कृष्णा नदी गोदावरी के बाद आने वाली नदी है, मतलब 5वें नंबर में जो है वो कृष्णा आती। कुल 1400 किलोमीटर इसकी लंबाई है। महाराष्ट्र से इसका उद्गम होता है। महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से इसका उद्गम होता है। लंबाई 1400 किलोमीटर, बस आपको इतना महत्वपूर्ण याद रखना है। कावेरी नदी की बात करते हैं तो कर्नाटक के कुर्ग जिले से कावेरी नदी का उद्गम होता है। इसे दक्षिण की गंगा कहा जाता है। देखिए बूढ़ी गंगा और दक्षिण गंगा में बहुत अंतर है। दक्षिण की गंगा में देखिए जो ये प्रायद्वीपीय भारत है हमारा, ये जो प्रायद्वीपीय भारत है, हमने पढ़ा है कि मध्य प्रदेश बीच में स्थित है। मध्य प्रदेश के नीचे यहाँ पर लगभग में महाराष्ट्र है। तो महाराष्ट्र में क्योंकि गोदावरी महाराष्ट्र में बहती है, इस कारण से इसे केवल बूढ़ी गंगा, क्योंकि ये बहुत ही प्राचीन नदी है और साथ ही साथ में बहुत लंबी नदी है, इस कारण से इसे बूढ़ी गंगा कहा जाता है। वहीं दक्षिण की बात की जाए, मतलब नीचे जब हम आते हैं तो कर्नाटक में यहाँ पर हमें एक और नदी मिलती है जिसका नाम होता है कावेरी। क्योंकि कावेरी दक्षिण में बहुत ज्यादा बड़ी नदी है, बहुत ज्यादा विस्तृत, दक्षिण की जीवन रेखा भी कहलाती है, इस कारण से इसे ही दक्षिण की गंगा कहा जाता है। ठीक, कावेरी नदी की बात की जाए तो कावेरी नदी कर्नाटक के कुर्ग जिले से निकलती है। साथ ही साथ में हमने पढ़ लिया इसे दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। यह एक बांध बनाती है जिसे कहा जाता है कृष्णराज सागर बांध। कृष्णराज सागर बांध कौन सी नदी बनाती है, तो कावेरी नदी बनाती है। कहाँ पे बनाती है, तो कर्नाटक में बनाती है। शिव समुद्रम जलप्रपात बनाती है। ये 805 किलोमीटर इस नदी की लंबाई है। महानदी की बात करते हैं। देखिए महानदी कहाँ से उद्गमित होती है, तो महानदी जो है ये छत्तीसगढ़ वाले क्षेत्र से उद्गमित होती है। यहाँ से निकलती है महानदी और इस ओर बहती है। यहाँ पर हमने पढ़ा है कि उड़ीसा है, तो उड़ीसा में ये एक बांध बनाती है जिसे कहा जाता है हीराकुंड बांध, जो कि भारत का सबसे लंबा बांध है। तो हीराकुंड बांध किस नदी पर है, महानदी पर है। कहाँ से उद्गमित होती है, तो रायपुर की सिहावा पहाड़ी से इसका उद्गम होता है।
हीराकुंड बांध किस द्वीप पर बना हुआ है? तो कैटल द्वीप पर ये हीराकुंड बांध बनाती है। 1946 में इस बांध का शिलान्यास कर दिया गया था। शिलान्यास का मतलब होता है जब भी किसी चीज को बनाना होता है तो जो पहली ईंट रखी जाती है उसे ही कहा जाता है शिलान्यास करना। मतलब हीराकुंड बांध का शिलान्यास कब हुआ? तो 1946 में इसका शिलान्यास हो गया था। किस नदी पर बना हुआ है? महानदी पर बना हुआ है। कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। महानदी के बारे में और महत्वपूर्ण चीजों की बात की जाए तो महानदी के किनारे दो महत्वपूर्ण शहर हैं। पहला शहर है कटक और दूसरा शहर है पुरी अर्थात जगन्नाथपुरी वाला जो महानदी के किनारे बसे हुए हैं, पहला है कटक और दूसरा है पुरी। पाराद्वीप नदी डेल्टा जो है वो महानदी बनाती है। कहां पर? उड़ीसा पर। अगली बात करते हैं स्वर्ण रेखा नदी की। देखिए स्वर्ण रेखा नदी जो है वो झारखंड से निकलती है। झारखंड में भी छोटा नागपुर का पठार का जो क्षेत्र है वहां से स्वर्ण रेखा नदी निकलती है और हुंडरू जलप्रपात बनाती है। हुंडरू जलप्रपात बनाती है कहां पर? झारखंड में। झारखंड की राजधानी है रांची झारखंड की राजधानी है और यहीं पर ये हुंडरू जलप्रपात बनाती है। कौन सी नदी? स्वर्ण रेखा नदी। पेन्नार नदी की बात करते हैं तो कोलार जिले के कर्नाटका से निकलती है। पेन्नार नदी की बात करें तो कोलार जिला कर्नाटका से निकलती है। और बोगई नदी की बात करते हैं तो तमिलनाडु की है बोगई नदी जो है वो तमिलनाडु की है। और मीनाक्षी मंदिर जो कि मदुरई में स्थित है वह इसके किनारे बसा हुआ है। ठीक, देखिए हमने पढ़ लिया कि अरब सागर में कौन कौन सी नदियां गिर रही थी, वहीं बंगाल की खाड़ी में कौन कौन सी प्रायद्वीपीय भारत की नदियां गिरती हैं, जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण थी। आज का हमारा पूरा विषय जो कि नदियों से संबंधित था वो पूरा का पूरा समाप्त हो गया है। हमने पढ़ लिया कि अरब सागर में कौन कौन सी नदियां गिरती है, वहीं बंगाल की खाड़ी में कौन कौन सी नदियां गिरती हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम नदियों के बाद का टॉपिक कवर करेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू सो मच। आज का हमारा पूरा विषय जो कि नदियों से संबंधित था वो पूरा का पूरा समाप्त हो गया है। हमने पढ़ लिया कि अरब सागर में कौन कौन सी नदियां गिरती है, वहीं बंगाल की खाड़ी में कौन कौन सी नदियां गिरती हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम नदियों के बाद का टॉपिक कवर करेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू सो मच।